नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं, आज वो प्रॉब्लम हर इंसान में देखने के लिए मिल रही है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। चाहे वो ऑफिस गोइंग है, चाहे घर में कोई महिला है, होम मेकर है, या फिर कोई भी हो, बैठे बैठे रहने से भी वो प्रॉब्लम कहा जाता है कि आपके शरीर में जनरेट होने लगती है, और वो प्रॉब्लम है बैक पेन की प्रॉब्लम। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? अगर बैक पेन है तो आखिर इसके सिम्टम्स आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं और ये क्या गंभीर रूप ले सकता है? इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए अभी हम फोर्टिस नोएडा में मौजूद हैं और अभी मेरे साथ सीनियर स्पाइन सर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता जी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आज इस खास प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा कि हम बैक पेन के बारे में बात करने वाले हैं। सर, ये बैक पेन की जो प्रॉब्लम है आजकल हर इंसान में देखने के लिए मिल रही है, महिला में, बूढ़ों में, जवान में, हर इंसान में। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या और इसके बारे में जरा आप जानकारी हमें दे दीजिए। हमारी जो कमर है यानी रीढ़ की हड्डी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, क्योंकि वो हमें इरेक्ट रखता है। लेकिन हम उसके अलावा झुक भी सकते हैं, हम भारी सामान भी उठा सकते हैं, हम तेज चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, कूद फांद भी सकते हैं। लेकिन हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो हमारे स्पाइन के ऊपर क्षति होती है, उसको चोट लगती है। अगर हमारा बैठने का पोस्चर, खड़े होने का पोस्चर ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। किसी को घुटने में प्रॉब्लम है और हमारी चाल खराब हो जाती है तो उसका भी जो खराब असर है वो रीढ़ की हड्डी में दिखता है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारी मांसपेशियों का सही तरीके से काम नहीं करना, आपस में तालमेल में गड़बड़ होना। अच्छा सर, किसी को बैक पेन अगर हो रहा है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? तो जब किसी को बैक पेन होता है तो अगर अचानक 2-4 दिन का दर्द है तो उसमें वो बेड रेस्ट कर सकता है, दर्द की गोली ले सकता है, जिससे कि उसके दर्द में आराम आ जाता है। पर अगर वो दर्द में आराम नहीं आ रहा है, 3-4 दिन निकल गए हैं, तो उसको फिर अपने फैमिली फिजिशियन के पास या अपने फैमिली डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, जो कि उसको बैक पेन को असेस करेगा और अगर जरूरत लगती है तो किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। नहीं तो वो खुद भी कमर का MRI करवा सकता है, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि बैक में तकलीफ है या नहीं है। कुछ लोग एक्सरे प्रेफर करते हैं। डेफिनेटली एक्सरे हमारे को हड्डियों के बारे में बताता है, पर कंप्लीट स्पाइन के बारे में जो नॉलेज है वो MRI स्पाइन जो है वो बताता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कमर दर्द के लिए जो है वो MRI है। आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन लेकर आते हैं कि क्या प्रॉब्लम उनको देखने के लिए मिल रही है बैक पेन की वजह से? जब हम बैक पेन की बात करते हैं तो बैक पेन लोकलाइज्ड भी हो सकता है। बैक पेन वहां से रेडिएट करके गर्दन तक भी जा सकता है या पैरों में भी जा सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको की दर्द के अलावा सुनपना भी होता है या पैरों की मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो वो एक हमारे लिए रेड फ्लैग होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन होता है। अगर किसी भी तरीके का डेफिसिट है या पेशाब लैट्रिन करने में कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में हो सकता है कि स्पाइन के अंदर ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स में कंप्रेशन हो रहा हो। तो उस केस में हमारे को जल्द से जल्द MRI कराना है। अगर वो MRI लेके आ रहा है तो उसको हमें डिटेल में असेस करना है। कुछ पेशेंट जिनमें फ्रैक्चर होता है उसमें हमें एक्सरे और CT स्कैन कराने की जरूरत भी पड़ती है, और फिर जिस तरह की डिजीज होती है उस हिसाब से हम उसको आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सर, बैक पेन क्या मतलब कोई और गंभीर बीमारी के रूप में भी आ सकता है आपके शरीर में और किसी गंभीर बीमारी को जनरेट कर सकता है? जी हाँ, बैक पेन जो है वो एक सिम्टम है। 80% 90% टाइम्स बैक एक जो होता है वो हमारे गलत पोस्चर की वजह से हो सकता है, हमारी गलत एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है। हमने झुक के सामान उठाया, हमने जिम में कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, या हम कहीं फिसल गए, गिर गए, तो उसकी वजह से हो सकता है। पर 10 से 20% केसेस में हो सकता है कि कोई और गंभीर बीमारी हो, जैसे कि कोई इन्फेक्शन। इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस काफी कॉमन है। अगर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से स्पाइन इन्फेक्टेड है तो पॉट स्पाइन यानी ट्यूबरकुलर स्पाइन की वजह से बैक एक हो सकता है। कुछ पेशेंट हैं जिनको ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर बड़ा अनकॉमन है लेकिन हो सकता है। इसके अलावा डिस्क प्रोलैप्स की वजह से जो स्पाइन का पेन है वो भी काफी कॉमन है। कुछ लोगों का कंजेनिटल एनॉमलीज हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड नीचे चिपकी हुई है, या मेनिंगोमाइलोसील है, या फिर स्पाइना बाइफिडा है, हड्डियां ठीक से बनी नहीं हुई हैं, कंजेनिटल स्कोलियोसिस है, उसकी वजह से भी बैकएक हो सकता है। सो बैकएक के जो मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस, शरीर का ठीक से ध्यान नहीं रखना। पर जो खराब वाले कारण है, जो कम कॉमन है, वो काफी गंभीर हो सकते हैं, जिसमें कि हमारा पैरालिसिस हो सकता है, हमारे ब्लैडर बॉल इन्वॉल्व हो सकती है, तो उसे हमें गंभीरता से लेना होता है। अच्छा, इसके लिए सर मैंने सुना है कि सर्जरी भी काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सर्जरी के लिए भी बोलते हैं कि आप सर्जरी करा लीजिए। क्या सर्जरी कराना जरूरी है या फिर आप मेडिसिन से ही इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? हमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि कारण क्या है कमर दर्द का, जो कि MRI द्वारा हम जान सकते हैं। MRI के अलावा CT स्कैन, एक्सरे भी हमारे कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। अगर उसमें ऐसी कोई बीमारी निकलती है जिसमें कि नसों के ऊपर दबाव है, या कोई वहां पर ट्यूमर है,
या फिर वहाँ पर कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए कि सर्जरी अनिवार्य है, तो उस केस में हम सर्जरी का ऑप्शन पेशेंट को देते हैं और वो सर्जरी जरूरी होती है। जितने पेशेंट हमारे पास बैक एक के साथ आते हैं स्पेशलाइज सेंटर में, उसमें 5 से 10% पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर हम बात करें जनरल पॉपुलेशन की, तो टोटल पॉपुलेशन में से जिनको कमर दर्द है मुश्किल से 1% लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब अगर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, नर्व्स कंप्रेस हो रही है, तो हमें सर्जरी करके दबाव हटाना है, साथ में स्पाइन को स्टेबलाइज करना है, तो हमें स्क्रू और प्लेट या रॉड लगानी पड़ती है। किसी को ट्यूमर है तो हमें इस ट्यूमर को निकालना पड़ता है, उसमें अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो हमारे को स्क्रू प्लेट लगा के उसको फिक्स भी करना पड़ता है। कुछ पेशेंट जिनको चोट के साथ आए, रिसेंट चोट है, पुरानी चोट है, स्पाइन टेढ़ी हो गई है, इंस्टेबिलिटी हो गई है, तो उस केस में भी हमारे को सर्जरी करके नर्व्स को डिकम्प्रेस करके हमें फिक्स करना पड़ता है स्पाइन को, ताकि उसको स्टेबल बना सके पेशेंट, ताकि चल सके। अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस है तो सिंपल वाले कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस में हम सिर्फ नसों को छुड़ाते हैं, डिकम्प्रेस करते हैं, इतना ही काम करते हैं, पेशेंट धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव करते हैं। पर जिन पेशेंट्स को डीजेनरेटिव स्कॉलियोसिस है, उस केस में हमें स्पाइन को डिकम्प्रेस करना है, स्क्रू रॉड से उसको फिक्स करना है। तो डिफरेंट बीमारी के लिए डिफरेंट सर्जरीज अवेलेबल है, और ये सर्जरीज अगर जरूरी है तो जरूर करानी चाहिए, नहीं तो पेशेंट ठीक नहीं होते। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो, कोई स्पेशल केस जिसको आपने ट्रीट किया हो, वो आज ठीक हो रहा हो, ऐसा कोई केस है आपके पास? हम बहुत सारी केसेस ठीक होते हैं, ऑलमोस्ट 90 to 95% सक्सेस आजकल स्पाइन सर्जरीज के बाद देखी जाती हैं। जो पेशेंट्स पहले से पैराप्लीजिया या पैरों में वीकनेस लेके नहीं आते हैं, उनके ठीक होने के चांसेस 95% से ज़्यादा होते हैं। जो हमें चैलेंजिंग केसेस लगते हैं वो लगते हैं बुजुर्ग पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, जिनकी उम्र 75 साल या 80 साल से ज़्यादा है। उन केसेस को हमें ट्रीट करने में थोड़ा सा चैलेंज आता है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनके नसें भी कमज़ोर होती हैं, उनके बॉडी के रिजर्व्स भी थोड़े कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया देने में प्रॉब्लम आती है। पर हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि इस तरह के पेशेंट्स को डील कर सकें। हमारी न्यूरोस्टेन एनेस्थीसिया की जो टीम है वो बहुत केपेबल है उन एल्डरली पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में, प्लस उसके बाद ऐसे पेशेंट्स में वुंड हीलिंग की प्रॉब्लम भी होती है, और पेशेंट्स के परिवार वाले कई बार इतना इंटरेस्टेड नहीं होते उनकी सर्जरी कराने में, वो लोग उनकी केयर करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो इसलिए हमारा चैलेंज और बढ़ जाता है। पर हम बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र 80 से ज़्यादा है, उनकी हम स्पाइन की सर्जरी करते हैं और हमें 95% तक सक्सेस मिलती है। ऐसे ही एक पेशेंट को मैं याद करूंगा तो उनकी उम्र 103 साल थी, जो हमारे पास आई, वो घर पे गिर गई थी, उनके स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ था, तो हमने एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर किया जिसको वर्टियोप्लास्टी कहते हैं। उससे हमने उनकी बोन के अंदर सीमेंट डाला, जिससे उनका पेन तुरंत गायब हो गया, उनको अगले दिन हमने खड़ा कर दिया और धीरे धीरे वो चलने लगी। अगर हम बात करते हैं किसी बुजुर्ग पेशेंट की, तो उनके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो खड़े हो पाए और अपने आप वॉशरूम जा सकें। अगर किसी बुजुर्ग को आप उनको वॉशरूम जाना अलाउ कर दो और वो जा पाते हैं, उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंस उनको नहीं चाहिए होती। उन्हें घर की ना सफाई करनी है, ना कोई खास काम करना है, पर अगर वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आजकल जो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी हम लोग करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग पेशेंट हैं जिनको हम अपने पैरों पे खड़ा करके एटलीस्ट उनको टॉयलेट तक जाने लायक बना देते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। और सर, आपका कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, पेशेंट्स जो हैं, जो ट्रीट कराना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? ब्रेन, आईज, आपके हार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका स्पाइन। उसका ध्यान रखिए, अपना पोस्चर ठीक रखिए, अपने रेगुलर एक्सरसाइज करिए ताकि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ताकि उसमें कभी कोई इंजरी हो तो वो ज़्यादा अच्छे से झेल पाए। इसके अलावा अपनी बैक मसल्स, कोर मसल्स को स्ट्रांग बनाइए एक्सरसाइज द्वारा, ताकि अगेन कोई भी स्पाइन की प्रॉब्लम होती है तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है हमारी स्पाइन की हेल्थ के लिए। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग करने से हमारे जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। खासकर मैं सलाह देना चाहूँगा उन महिलाओं को जिनकी उम्र 45-50 से ज़्यादा है, पोस्ट मेनोपॉजल है, उनकी हड्डियों में कमजोरी या ऑस्टियोपोरोसिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हें कैल्शियम, विटामिन डी रेगुलर टाइम पे लेना है। फिर भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो डॉक्टर से जाके ऑस्टियोपोरोसिस की स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स जो अवेलेबल हैं वो लें, ताकि माइनर इंजरी के बाद भी उनको फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि एक बार फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हील करने में काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि उसके भी हमारे पास मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर अवेलेबल है, फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास प्रॉब्लम पे जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जिन्होंने आज हमें सारी चीज़ें बताई कि आखिर जो स्पाइन में होने वाली प्रॉब्लम है या जो बैक में होने वाली प्रॉब्लम है उससे कैसे बचा जाए, या फिर वो कौन सी गंभीर बीमारी
आपके शरीर में उत्पन्न कर सकती है। अगर आपको ये सिम्टम देखने के लिए मिल रहा है, लगातार बैक में पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं दोबारा से सर से आके इन सारे क्वेश्चंस को पूछ सकूं। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए।